हेलो दोस्तों, यूपीपीएससी 2020 का ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको sarkariresult.com में जाकर यूपीपीएससी प्री 2020 में क्लिक करना है। ये 21 अप्रैल 2020 से शुरू होते हैं और पहले इसकी लास्ट डेट 21 मई 2020 थी, जो कि अब 2 जून 2020 हो चुकी है। इसमें मिनिमम एज 21 साल की है और मैक्सिमम एज 40 साल की है। इसमें बैचलर डिग्री किसी भी बोर्ड से होनी चाहिए और ACF RFO के लिए बैचलर डिग्री साइंस से होनी चाहिए। तो इसमें हम लोग फॉर्म भर रहे हैं BSA का, मतलब बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का फॉर्म भरने के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप BSA का फॉर्म भर सकते हैं। सब रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरने के लिए LLB और डिस्ट्रिक्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिए मास्टर डिग्री, मतलब आपका पोस्ट ग्रेजुएशन MA कंप्लीट होना ज़रूरी है। डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री, असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट ग्रेड 1 के लिए बैचलर डिग्री इन साइंस, फिजिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। ऐसे ही हर पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी है। तो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी पोस्ट दी गई हैं आप उनको ठीक से देख लें और ये देख लें कि आपकी क्वालिफ़िकेशन उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। सारी डिटेल्स ठीक से देखने के बाद पूरी नोटिफिकेशन ठीक से पढ़कर अप्लाई करें। इसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से लेकर बैठना पड़ेगा। इसमें 21 अप्रैल से 18 मई जो लास्ट डेट थी वो अब बढ़ाकर कर दी गई है 2 जून। इसके लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है, जिससे आपको मेन वेबसाइट खुल जाएगी। जैसे ही आपकी ये वेबसाइट खुलेगी, आपको इस वेबसाइट में जाकर अगर आप डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं तो व्यू एडवर्टाइजमेंट में करके इसकी नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। अगर आप इसकी नोटिफिकेशन पढ़ चुके हैं तो सीधे अप्लाई में क्लिक करेंगे, पे स्केल देख लेंगे और रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन में पूछेगा आप पहले से रजिस्टर्ड हैं या नहीं। तो अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया है तो यस सेलेक्ट करना है, नहीं किया है तो नो सेलेक्ट करेंगे तो आपको पूरा फॉर्म भरने के लिए खुल जाएगा। क्योंकि मैं जो फॉर्म भरने वाला हूँ इसका रजिस्ट्रेशन पहले से हो चुका है, वो पहले एक बार फॉर्म भर चुका है और एग्ज़ाम भी दे चुका है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको नो नहीं यस सेलेक्ट करूँगा। तो जैसे ही मैं यस सेलेक्ट करूँगा, इसमें पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करने के लिए आ जाएगा। तो आपका जो पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर है आपको वो इसमें भर देना है। जैसे जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर मैं देख के डाल रहा हूँ, वैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आपको वेरिफिकेशन जो कैप्चा दिया गया है, कैप्चा इंटर करने के बाद आपको प्रोसीड कर देना है। जैसे प्रोसीड करेंगे तो अपना नाम चेक कर लें, ये आप ही का है जिसका हम भरना चाहते हैं। नाम और पिताजी का नाम सेलेक्ट कर चेक करने के बाद आगे बढ़ें। अब ये पूछ रहा है कि आप किस में फॉर्म डालना चाहते हैं। सिलेक्ट चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन चॉइस आपको जो डालना है। अगर आपको PCS एग्जामिनेशन डालना है तो PCS सेलेक्ट कीजिए। ACF RFO डालना है तो इसको सिलेक्ट कीजिए, या दोनों डालने हैं तो बोथ में सेलेक्ट कर दीजिए। मैंने इसका बोथ में सेलेक्ट कर दिया क्योंकि इसका फॉर्म पहले से भरा हुआ है, पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर से पुराना भरा हुआ फॉर्म खुल के आ रहा है, इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ भरना नहीं पड़ रहा है। आपको ये सारी डिटेल्स भरनी पड़ेंगी अगर आपने ये रजिस्ट्रेशन नया किया है तो। अगर आपने पहले कभी नहीं रजिस्ट्रेशन किया तो इसके लिए आपको नया रजिस्ट्रेशन में सब कुछ भरना पड़ेगा। पुराने रजिस्ट्रेशन में आपको मोबाइल नंबर, ईमेल ID भरनी पड़ रही है। आप देख सकते हैं इसमें मोबाइल नंबर ब्लैंक है, तो इसमें मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया। और ईमेल ID, आपकी जो ईमेल ID है आप वो डाल सकते हैं। तो मैं इसमें ईमेल ID अपने कंप्यूटर की डालता हूँ। जो मेरे कंप्यूटर शॉप की ईमेल ID है वो मैंने डाल दी। अब आगे आपका हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट बोर्ड, ईयर ऑफ पासिंग एंड रोल नंबर डिटेल्स मांग रहा है, जिसमें आपको कक्षा 10 की सारी डिटेल्स डाल देनी है। इसमें आप क्लास 10th कब पास हुए थे और इसका रोल नंबर क्या है, और इंटर कब पास हुए थे इसका रोल नंबर क्या है, इनका बोर्ड क्या था आपका। तो इसका UP बोर्ड था और 2004 में पास हुआ हाई स्कूल, और रोल नंबर सब कुछ पहले से भरा हुआ है क्योंकि ये पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर से फॉर्म खुला हुआ है। अब ये पूछ रहा है कि आप स्नातक मतलब ग्रेजुएशन BA किए हैं या नहीं किए हैं। तो आपको सिलेक्ट करना है कि आपने बैचलर डिग्री की है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं है जिसमें बैचलर डिग्री ना मांगे हो। तो इसलिए इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यस करना अनिवार्य है। कैप्चा डालकर आपको इसको प्रोसीड कर देना है। जैसे वैलिडेट
एंड प्रीव्यू में क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म वैलिडेट हो जाएगा। आपका फॉर्म वैलिडेट पर ऐसे कुछ खुल के आ जाएगा। इसको आपको बॉक्स पर क्लिक करके अगर आप सबमिट करना चाहते हैं तो आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करके सबमिट कर देंगे, जिसमें आपको पॉपअप मांगेगा जिसमें ओके कर देना है आपको। ओके करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जैसे ही आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो आप इस रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन का प्रिंट ले सकते हैं। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। ये आपके पूरे फॉर्म का रजिस्ट्रेशन है। फीस काटने से पहले ये ध्यान दे लेना है कि आप इस रजिस्ट्रेशन को दोबारा चेक कर लें और पूरा रजिस्ट्रेशन एक एक डिटेल्स दोबारा चेक कर लें ताकि इसमें कोई गलती ना हो, क्योंकि अगर आपने एक बार फ़ीस काट दी तो इसमें दोबारा आप कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। आपका ये रजिस्ट्रेशन एक बार जैसे फ़ीस काटने के बाद कुछ भी बदलाव नहीं हो सकता है। पर अगर आपने इसमें कुछ गलतियाँ की हैं तब भी इस रजिस्ट्रेशन को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आप दूसरा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिससे आपकी फ़ीस और ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपकी फ़ीस बच जाएगी और ये फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा। आप दूसरा फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अगर आपने फ़ीस कटवा दी तो फिर आप दोबारा फॉर्म नहीं भर सकते हैं। के बाद आपको क्लिक हियर टू पे द रिक्वायर्ड फ़ी पर क्लिक करना है। इससे आपकी जैसे ये OBC है तो इसकी 125 रुपये फ़ीस दिखा रहा है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको पेमेंट गेटवे पर लेके जाएगा। तो इसमें और जो डिटेल्स दे रहा है आप देख सकते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और ईमेल आईडी सब कुछ ठीक से चेक कर लेनी है ताकि आपकी पेमेंट किसी और रजिस्ट्रेशन नंबर की ना हो जाए। मैं उस दिन पेमेंट कर रहा था तो पेमेंट नहीं सक्सेसफुल हो पा रहा था, इसलिए उस वीडियो को वहाँ से रोकना पड़ गया था। तो आज चलिए देखते हैं कि पेमेंट कैसे करना है। तो आपको फिर से वहीं sarkariresult.com से UPPSC पर सिलेक्ट करना है और सबसे नीचे आने के बाद आप देखेंगे जहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, उसके नीचे लिखा हुआ है पे एग्ज़ाम फ़ी। उस पे एग्ज़ाम फ़ी पर क्लिक करने के बाद आपको एग्ज़ामिनेशन पेमेंट की लिंक खुल जाएगी। आपके एग्ज़ामिनेशन पेमेंट की लिंक खुलेगी जैसे ही तो आपको उसमें अभी देख सकते हैं इसकी साइट अभी आज भी स्लो चल रही है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर मांगता है और डेट ऑफ बर्थ मांगता है। जैसे ही आपकी लिंक खुलेगी तो इसमें आपको फ़ीस पे करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो ध्यान देना है कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अपना ही डालना है और डेट ऑफ बर्थ ठीक से डालनी है। अगर आपने गलती से दूसरा रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर कर दिया और बाय चांस डेट ऑफ बर्थ मैच कर गई तो आप किसी और की फ़ीस भी काट सकते हैं। इसलिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ठीक से देख के डालना है और डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर देनी है। उसके बाद कैप्चा डालकर आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड पेमेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट राउंड अप होने लगेगी। इसमें हम देख सकते हैं कि ये वेबसाइट कितनी स्लो चल रही है। हम लोग इसमें क्लिक कर चुके हैं फिर भी इसमें कुछ भी आगे प्रोसेस नहीं बढ़ पा रहा है। ऐसा ही उस दिन भी हो रहा था। अभी जब पिछली बार मैं कर रहा था यही लिख के आ रहा था। एडवांस पर जाकर मैंने प्रोसीड भी किया। यहाँ पे SBI का पैनल खुल के आ रहा है। हमने स्टेट बैंक मॉप्स पर क्लिक करके ओके किया। अभी भी परीक्षा.up.nic.in का सर्वर स्लो चल रहा है, या वेबसाइट का सर्वर स्लो चल रहा है, या बैंक का सर्वर स्लो चल रहा है। अभी ये नहीं पता चल रहा है यह वेबसाइट चल क्यों नहीं रही है। इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं कि इसमें क्या प्रोसेसिंग आ रही है। अभी जब तक ये राउंड अप घूम रहा है तब तक हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है। अभी दिस साइट कांट बी रीच्ड लिख के आ रहा है, मतलब ये वेबसाइट इस पर चल ही नहीं रही है। ऑनलाइन SBI की वेबसाइट नहीं चल रही है, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट है नहीं चल रही है। वेबसाइट बैंक का सर्वर नहीं चल रहा है इसमें। एक बार हम लोग चेक करते हैं इसको फायरफॉक्स पर खोलकर, क्योंकि क्रोम ने एक्सपायर्ड SSL सर्टिफिकेट्स को चलाना बंद कर दिया है। इसलिए एक बार हम लोग इसको फायरफॉक्स में डाल के देखते हैं कि फायरफॉक्स में चलेगी या नहीं। तो इसके लिए आप चाहें तो यहाँ से लिंक कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको डायरेक्ट लिंक वहीं खुल जाएगी। मैंने वहाँ से लिंक कॉपी कर ली
और यहाँ पेस्ट कर दिया है। अब देखते हैं कैसे वेबसाइट खुलती है। तो गो टू होम पेज पर क्लिक करके आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे फील्ड डिपोजिशन का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिर से इंटर कर देनी है। पूरा फॉर्म भरते टाइम ठीक से ध्यान देकर भरिएगा। इसमें जितनी भी डिटेल्स आप भर रहे हैं इस पर गौर करिएगा, कुछ भी गलत ना होने पाए। पूरा फॉर्म बिल्कुल सही और ठीक से भरिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपका फॉर्म गलत हो जाए और आपका सिलेक्शन होने के बावजूद भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए। फिर इसमें कोई संशोधन नहीं किया जाएगा कि अगर आपने अपना फॉर्म गलत भरा है तो। रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद कैप्चा डाल के आपको प्रोसीड कर देना है। ये फिर सिक्योरिटी वार्निंग दे रहा है। एडवांस पर क्लिक करके एक्सेप्ट द रिस्क एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। स्टेट बैंक में सेलेक्ट करके प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे। तो देखें SBI की वेबसाइट मोजिला फायरफॉक्स पर चल रही है, तो आपको फायरफॉक्स से फॉर्म भरना है और फायरफॉक्स से ही फ़ीस कटवा देनी है। लॉकडाउन खुलने की वजह से इतनी सारी गाड़ियाँ चल रही हैं कि मेरी आवाज़ से ज़्यादा तो गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, पर कोई ना। आपको जैसे ही प्रोसीड करेंगे आपको इसमें अपना डेबिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और कार्ड होल्डर्स नेम, अपना नाम इंटर कर देना है और अपने कार्ड का CVV कोड। आपको बता दें कि ATM कार्ड का CVV कोड ATM के पीछे होता है। ATM के पीछे 3 अंक का कोड आपको लिख देना है और कैप्चा डालकर पे पर क्लिक करना है। आपका ATM कार्ड के पीछे 3 अंक का कोड होगा। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे, आपका अगर बैंक OTP मांगता है तो OTP आएगा। ये ध्यान देना है कि OTP हर बैंक में नहीं मांगता है। जिस बैंक वाले OTP का ऑप्शन होगा उसमें आपका OTP मांगेगा। आपको OTP इंटर करके जो OTP आपके मोबाइल पे आएगा उसको डाल देना है और पे पर क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट रिसीव मिल जाएगी। कहते हैं कि पेमेंट रिसिप्ट पर लिखा हुआ है पेमेंट डन सक्सेसफुली। ये पेमेंट रसीद को आप प्रिंट कर सकते हैं या फिर इसको सेव कर सकते हैं। मैं इसको डायरेक्टली प्रिंट किए ले रहा हूँ और प्रिंट करने के बाद प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन। अब आपको इसमें पूरी डिटेल्स करने के लिए क्लिक हियर पर प्रोसीड करेंगे। जैसे ही आप क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म दोबारा खुल जाएगा। इसमें आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी है। इसमें पहले से फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोडेड हैं। अगर आपको फिर से अपलोड करना है आपने अगर नया फॉर्म भरा है तो आपको अपलोडेड फ़ोटो सिग्नेचर नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए आपको ब्राउज़ पर क्लिक करके कैप्चा इंटर कर देना है और प्रोसीड कर देना है। लेकिन अगर आप नया फॉर्म नहीं पुराना फॉर्म भर रहे हैं तो फ़ोटो सिग्नेचर पहले से अपलोडेड है। तो चेक मी पर क्लिक करना है और प्रोसीड टू फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका डिक्लेरेशन आएगा। डिक्लेरेशन में आप दोबारा पूरा फॉर्म चेक कर लेंगे। सारा फॉर्म चेक करने के बाद आपको इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन का ऑप्शन सेलेक्ट करने को मिलेगा। जी हाँ, अभी तक आपको पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन सेलेक्ट करने को नहीं मिला था। इसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएशन सेलेक्ट करने को मिलेगा। तो इसमें आपको ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट, आपके जो भी सब्जेक्ट हो ग्रेजुएशन में आपने लिया हो, आपको वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर देने हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें इतने सारे सब्जेक्ट्स के ऑप्शन हैं। जो सब्जेक्ट्स के ऑप्शन हैं आप वो उन सब्जेक्ट्स में किसी भी सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपके रिज़ल्ट में जो सब्जेक्ट हैं, आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट लिए रहे हों, आपको वही सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। तो अब आप अपना रिज़ल्ट चेक कर लें और अपने फॉर्म में अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें। तो ध्यान देना है कि आपका कोई भी सब्जेक्ट या कुछ भी गलत ना होने पाए। आपको अपना फॉर्म ठीक तरीके से भरना है, बिल्कुल सही, कुछ भी गलतियाँ ना होने पाएँ। फॉर्म में आपको गलतियों का ज़्यादा ध्यान देना है। कोई भी गलती अगर हुई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप एग्ज़ाम तो दे लोगे, आप पास भी हो जाओगे, पास होने के बाद भी आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। क्योंकि इसमें डिक्लेरेशन में यही होता है कि अगर आपके द्वारा दी गई कोई जानकारी, छोटी सी छोटी जानकारी भी गलत पाई जाती है तो उसमें कोई भी एफिडेविट या हलफनामा मान्य नहीं होगा। आपको डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। भले ही आप उसमें टॉप रैंकर्स में हों या आपने कितने भी अच्छे मार्क्स लेकर आया हो, और अगर आपने कोई सी छोटी जानकारी गलत भरी तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अभी इसमें जो सब्जेक्ट मुझे सिलेक्ट करने थे वो नहीं दिख रहे हैं, इसलिए मैंने इनमें सभी में अन्य विषय सिलेक्ट कर दिया है। करने के बाद आपको नीचे अदर इसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस दिखेगा। आपको इसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस के अनुसार अपना फॉर्म सेलेक्ट करना है। इसको ठीक से समझने के लिए मैं एक तरफ क्रोम में ब्राउज़र में
ये देखे ले रहा हूँ कि इधर क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या है, तो इसमें डिटेल्स में दिखाता रहेगा कि किस पोस्ट के लिए कितनी क्वालिफ़िकेशन मांगता है। और इधर मैंने खोल लिया है अपना फॉर्म सेलेक्ट करने के लिए, तो इसमें देखते जाना है कि आपको कौन सी क्वालिफ़िकेशंस हैं। आप लॉ नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट है, आपको देखना है पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशोलॉजी एंड सोशल वर्क, ये भी नहीं है। आपको अपनी क्वालिफ़िकेशंस के अनुसार, अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार, आपने क्या पढ़ाई की है उसके अनुसार सारी डिटेल्स देख लेनी है। और सारी डिटेल्स दोबारा चेक करने के बाद, तो दोस्तों इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। आपको अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ठीक से सिलेक्ट करनी है। आपको ध्यान देना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए बैठे हुए हैं। आप अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार, अपनी क्वालिफ़िकेशन, आपने जो पढ़ाई की है उसके अनुसार आपको पोस्ट सिलेक्ट करना है। ये ध्यान देना है कहीं पोस्ट इधर उधर ना सिलेक्ट हो या कोई गलत पोस्ट ना सिलेक्ट कर दें जिसके लिए आप क्वालिफाइड नहीं हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपका एग्ज़ाम निकल जाए, आप एग्ज़ाम में पास हो जाएं, लेकिन आपकी क्वालिफ़िकेशन एरिया ये गलत हो तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाए। तो इसमें हम देख रहे हैं स्नातकोत्तर उपाधि MA कंप्लीट है, इसलिए इसको यस करके हमने देवनागरी लिपि मतलब हिंदी का ज्ञान है, इसको यस कर दिया। और इधर एड्रेस डाल देना है, आपको अपना होम एड्रेस डालना है। तो एड्रेस डालते वक्त आपको ध्यान देना है, आप चाहें तो अपने निवास या आधार कार्ड से देखकर अपना एड्रेस डाल सकते हैं। तो आपको एड्रेस में भी पूरी तरह सावधानी बरतनी है। आपका एड्रेस भी थोड़ा सा गलत हो तो आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है, जिससे आपका कॉल लेटर या आपकी कोई भी चीज़ जो पोस्ट से आनी होगी वो आप तक नहीं पहुंच पाएगी, जिससे आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसलिए आपको अपना एड्रेस सही भरना है और दोबारा रीचेक कर लेना है। तो हमने इसमें ठीक से अपना एड्रेस सेलेक्ट करते हुए अब हमने अपना उत्तर प्रदेश और ये जो जिस ज़िले से हैं उस ज़िले का नाम बांदा है, तो बांदा ज़िला सेलेक्ट कर दें। ज़िला सेलेक्ट करने के बाद आपको पिन कोड मांग रहा है, तो पिन कोड हमें अपने एरिया का डालना है। जो आपके आधार कार्ड या निवास में लिखा हो आपको वो पिन कोड डाल देना है। और डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करने के बाद प्रीव्यू फॉर्म पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने प्रीव्यू फॉर्म पर क्लिक किया, क्लिक करते ही आपसे ऑप्शन मांगेगा, ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे तो कैप्चा मांगेगा, आप चाहें दोबारा रीचेक कर सकते हैं और कैप्चा डालकर सबमिट कर देना है। आपका फॉर्म एक बार सबमिट होने के बाद दोबारा एडिट नहीं किया जा सकता है। आपका फॉर्म पूरी तरह से सबमिट हो चुका है, अब इसमें आप कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, अब आपके फॉर्म के प्रिंट लेने के लिए आपको दाईं तरफ रेड कलर में क्लिक हियर टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पर लिखा हो क्लिक करना है। वहाँ पर क्लिक करते ही आपका फॉर्म शो होने लगेगा। इसमें आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। आप चाहें तो इसको सेव कर सकते हैं या तो डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। अब मैं इसको डायरेक्ट प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट कर लूँगा। इसकी हार्ड कॉपी निकाल के रख लेनी है, ताकि अगर आगे जाकर कोई काम पड़े तो हमारे पास अपना डिटेल्स हो। तो दोस्तों, हार्ड कॉपी निकालना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कहीं भी कभी भी आपको हार्ड कॉपी की ज़रूरत पड़ सकती है। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर की, रजिस्ट्रेशन स्लिप की, पेमेंट रसीद की और अपने फॉर्म की हार्ड कॉपी निकाल कर रख लेनी है। आपके पास सेफ रखी रहेंगी, जब भी आपको कभी ज़रूरत हो तो आप निकाल सकते हैं। वैसे भी आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने और रिज़ल्ट चेक करने के लिए काम पड़ेगा। तो इस रजिस्ट्रेशन नंबर को ठीक तरह से सेफली अपने पास रख लें।